दोस्तों, एनवीएन के विशेष प्रोग्राम बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम फिलिस्तीन के नवनिर्माण पर बात करेंगे। आज हमारे विशेष अतिथि हैं फिरोज मीठी बोरवाला, जो इंडिया फिलिस्तीन सॉलिडरिटी फोरम के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और फिलिस्तीन के विषय के अच्छे जानकार माने जाते हैं। फिरोज मीठी बोरवाला ने इंडिया से फिलिस्तीन तक का मार्च भी निकाला था और इंडिया में फिलिस्तीन के अधिकारों के लिए आवाज उठाने में ये सबसे आगे हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये 11 दिनों की जो जंग हुई है, ये क्यों हुई और इसके सामाजिक और राजनीतिक कारण क्या थे? ये आई थिंक अभी दुनिया जान चुकी है कि ये 11 दिन के जंग के पीछे तो प्रोवोकेशन इजराइल की तरफ से आया था। नेतन्याहू सरकार बना नहीं पा रहा है। 2 साल में 4 बार इलेक्शन हो चुके हैं, सरकार बन नहीं पा रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। मगर नेतन्याहू ने एक पत्ता खेला ताकि एक जंग की परिस्थिति खड़ी हो जाए, तनाव खड़ा हो जाए, और इसलिए शेख जारा से विक्शन, वो भी रमजान के दौरान, मस्जिद अक्सा में रमजान के दौरान लेलोतर करके रात को लेकर भी टारगेटिंग नमाजियों को, ये बहुत सोच समझ कर नेतन्याहू ने किया था। मगर वो सरप्राइज की बात थी कि हमास ने जिम्मेदारी ले ली, गाजा ने जिम्मेदारी ले ली कि हम जेरूसलम को डिफेंड करेंगे। गाजा ने जो संघर्ष शुरू किया, वो मानते हैं, दुनिया जानती है, वो हक है उनका। पहली बार हम देखते हैं कि गाजा सिर्फ अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा था, वो जेरूसलम को डिफेंड कर रहा था, सभी फिलिस्तीनी को डिफेंड कर रहा था। और उन्होंने इनको टाइम फ्रेम भी दिया था, मस्जिद अक्सा से हट जाओ, क्योंकि मस्जिद अक्सा रेड लाइन है। तो जब वो नहीं हटे तो वो रॉकेट फायर शुरू हुआ, दोनों साइड के लोग मरे। हम दोनों साइड के सिविलियन डेथ्स की तो हम लोग सिंपैथी हमारे साथ ही है। मगर इसका जो ओपनिंग मिल चुका फिलिस्तीनी आंदोलन को, आजादी आंदोलन को, उससे एक क्लियर कट है कि 11 दिन के जंग के बाद पॉलिटिकल विक्ट्री और मिलिट्री विक्ट्री दोनों पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस की हुई है। आजादी के आंदोलन में जब तक गेरिला आर्मी को ऑक्यूपाइंग पावर नहीं आ रहा था, तब तक वो जीतती रहती है। तो गाजा है, हमास है, पीएफएलपी है, फतह है, वो गाजा के अंदर यूनाइटेड है, और जब तक उनको इजराइल नहीं आ रहा था तब तक जीत उन्हीं की होती है। पॉलिटिकल विक्ट्री तो हम लोगों ने देखा कि पहले से ज्यादा जनता दुनिया की उनके साथ है, पहले से ज्यादा मुल्क उनके साथ है। अभी इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, 2014 की जंग और ये जंग को लेकर भी, और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी वो पास के खास कार्रवाई हो, इन्वेस्टिगेशन हो। तो इसके बहुत सारे पॉलिटिकल बेनिफिट, और उसमें सबसे बड़ा पॉलिटिकल बेनिफिट कि एक संघर्ष शुरू हो चुका है आजादी का, जो सब लोग को लगा था कि फिलिस्तीन के आंदोलन को भी डुबा डाला है, फिलिस्तीन एक खड्डे में पड़े रहेंगे, उनका जो होना है इजराइल का करते रहे। मगर फिलिस्तीन वापस खड़ा हो चुका है, इट हैज री इमर्ज्ड। जो नवनिर्माण की बात आपने की है, एक पुनर्निर्माण, एक पूरा री इमर्जेंसी हो रहा है फिलिस्तीनी आंदोलन का, और उसका ग्लोबल इंपैक्ट हो चुका है। फिरोज भाई, एक सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि इसके पहले जो जंग होती थी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, जो टकराव होते थे, उसमें हम देखते हैं कि कभी मिस्र में साथ में था, कभी उर्दू साथ में था, कभी कुछ नहीं था। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि गाजा के लोग, हमास के लोग स्पेशली, अकेले डिफेंड किए हैं इजराइल को। इसको आप किस एंगल से देखते हैं? अकेले थोड़ी थे, ये मिसाइल कहां से आई उनको? और इस्माइल हानिया प्रधानमंत्री, उसने किस किस को शुक्रिया किया? उसने इजिप्ट को शुक्रिया किया डिप्लोमेटिक एफर्ट के लिए, उसने कतर को शुक्रिया किया, और उसने ईरान को शुक्रिया किया, क्योंकि ये जो एडवांस मिसाइल सिस्टम्स और ये सीरिया लेबनान के रूट से आ रहे हैं, और अगर वो अंदर जा रहे तो कहीं ना कहीं इजिप्शियन आर्मी भी उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये रॉकेट मिसाइल्स आप गाजा के अंदर बना ही नहीं सकते, वो रॉ मटेरियल उधर है ही नहीं, ना टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी उनकी मिली है, रॉ मटेरियल भी अंदर पहुंच रहे हैं, और तब जाके बन रहा है। पैलेस्टीनियंस अकेले नहीं है, उनके साथ वहां के रीजनल रेजिस्टेंस है। यूएई नहीं है, सऊदी अरेबिया नहीं है, बहरीन नहीं है, मगर ज्यादा करके अरब मुल्क, क्योंकि अरब मुल्कों का मतलब गल्फ नहीं होता। टूनिसिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को की जनता भी उनके साथ है, मोरक्को भी चला गया, सूडान की भी जनता उनके साथ है। सऊदी और यूएई, बहरीन आइसोलेट होने वाले हैं आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, और फिलिस्तीन के साथ जो खड़ा है वही टिक पाएंगे। मेरा तो मानना है कि ये जो अमेरिका के कोलैबोरेटर्स है, जब फिलिस्तीन आजाद होगा तो ये देश भी आजाद होने वाले उस दौरान। तो बहुत सारे चेंजेस आने वाले, मगर फिलिस्तीन अकेला नहीं है, वहां के मुल्क भी उनके साथ है, दुनिया की जनता, अधिकांश मुल्क उनके साथ है। इससे बार बार इजराइल यूनाइटेड नेशन में जाके हार जाता है। फिरोज भाई, मैं आपसे एक सवाल और करूंगा
कि ये जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो टकराव हुआ है, इसका विश्व स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर इस टकराव की क्या इंपॉर्टेंस है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इजराइल और फिलिस्तीन के रिलेशन पे या अमेरिका और इजराइल के रिलेशन पे? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग देखते हैं कि हम सब लोग जानते हैं, हम आप जैसे लोग तो जानते ही थे कि बाइडेन एक लिबरल चेहरा लेकर आया, जैसे ओबामा एक लिबरल चेहरा लेकर आया था। काम तो साम्राज्यवाद और इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म का ही होना था। बहुत सारे लोग ओबामा के भी इसमें आगे थे, बाइडेन के भी इसमें आगे थे, मगर हम जैसे लोगों को उसमें कोई डाउट नहीं था। 11 दिन के बाद जो विश्व में लोग, खास करके अमेरिका और ब्रिटेन में लोग और यूरोप में लोगों ने मार्च किया है, उसका इम्पैक्ट हुआ कि बाइडेन को 11 दिन के बाद ये जंग रोकने की बात करनी पड़ी। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि इस बार इस जंग के दौरान इजराइल की हिम्मत ही नहीं हुई टैंक और उसकी आर्मी उतारने की। तो ये बहुत क्लियर है कि इजराइल एक मिलिट्री पावर करके तो बहुत पहले खत्म हो चुका है। अभी इजराइल को लगता है कि वो अपने हथियारों के माध्यम से कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन लगा, तो इजराइल की औकात तो ऐसे 1973 के बाद ही खत्म हो गई थी। अगर ये अमेरिका और ये सब का सपोर्ट नहीं होता तो ये 2 दिन टिक नहीं पाएगा, वो रियलिटी है। वैश्विक स्तर पे जो उसका इम्पैक्ट हुआ है, नंबर 1, पैलेस्टीनियन लोग एक साथ आ चुके हैं, चाहे वो वेस्ट बैंक में हो, ईस्ट जेरूसलम हो, गाजा में हो। इजराइल के अंदर जो फिलिस्तीनी जनता है, जो 20% उनकी आवाम है, जो रेफ्यूजीज है चारों देशों में, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन या पूरे विश्व भर में 12 मिलियन जो पैलेस्टीन आबादी है वो एक हो चुकी है, उनकी रूह आत्मा एक हो चुकी है। और उसी के बुनियाद पे एक नया वैश्विक आंदोलन खड़ा हुआ है। क्योंकि और एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसके पूरे आंदोलन के केंद्र में जेरूसलम के लोग और मस्जिद अक्सा, कुबतुस सकरा, ये पूरा मुद्दा जो केंद्रीय मुद्दा है, वहीं से ये आंदोलन खड़ा हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके। दूसरी बात है कि फुटबॉल स्टेडियम, जनता सड़कों पे, भारत में भी लॉकडाउन नहीं होता तो हर एक टाउन में भारत में भी मोर्चे धरने हो ही जाते, बड़े लाखों के पैमाने पे, करोड़ों पे पैमाने पे लोग उतरते। मगर इस बार पहले से ज्यादा संख्या में, इस कोरोना के काल के टाइम पे भी पहले की ज्यादा संख्या में लोग सड़कों पर आए हैं। और अमेरिका में 2 इंपॉर्टेंट बात है। एक तो जो लिबरल जूइश कम्युनिटी है, वो इजराइल को लेकर उनको तो शर्म महसूस होता है कि हमारे यहूदी के नाम में क्या हो रहा है। दूसरी बात की ब्लैक लाइव्स मैटर जो भी उभर कर आया था, जो ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस की बात कर रहा था, वो ब्लैक लाइव्स मूवमेंट और पैलेस्टीनियन मूवमेंट अभी एक हो चुकी है अमेरिका में। तो अभी ये लिबरल जूइश या लिबरल लेफ्ट के हाथ में भी आंदोलन भी नहीं रहा अमेरिका में। एक नई पीढ़ी है लिबरल जूस की, पैलेस्टीनियंस की, अरबों की, मुसलमानों की और अफ्रीकन अमेरिकन की, कारों की, जो इस अभी आंदोलन को लीड कर रहा है। ये एक अलग किस्म का आंदोलन है जो पूरे दुनिया में अभी उभर कर आया है, और उसके सामाजिक पहलू भी दिख रहे हैं और उसके राजनीतिक पहलू भी दिख रहे हैं, और ये सब पहलू फिलिस्तीन के फायदे में है। ओके, फिरोज भाई, एक सवाल मैं आपसे करूंगा कि नेतन्याहू ये बोला करता था कि हम जब हम चाहेंगे तब ये जंग विराम होगा, सीज फायर होगा, जब हम चाहेंगे जंग रोकेंगे। ऐसी क्या हो गया कि 11 दिनों के अंदर इतनी जल्दबाजी में इजराइल ने जंग रोक दी? आपको क्या लगता है? इसी के साथ एक और सवाल का जवाब दे दीजिएगा, ये जंग बंदी जो हुई है, ये जो सीज फायर हुआ है, इसमें क्या आपको लगता है कि ये इजराइल की खुली हार है? ये दोनों सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। सवाल ही नहीं है, हार ही है। गाजा में फटाके फोड़े गए, जेरूसलम में फटाके फोड़े गए, जश्न मनाया गया। मैं 2006 में भी था बेरूत में जब हिजबुल्लाह पे हमला किया था, और तब भी मैंने ये दृश्य देखे थे अगस्त के महीने में कि किस प्रकार से गाड़ियों की रैली और फटाके फोड़े गए थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर गरिल्ला आर्मी का तो काम है रेजिस्ट करना, ना उसके पास प्लेन है, ना शिप है, ना जेट फाइटर है, ना टैंक है, तो वो तो अपने बंदूक और शरीर के ऊपर की ताकत पे लड़ रहा है, और वो लड़कर खड़ा है। तो गरिल्ला आर्मी तो जीत गई थी। नंबर 1 इजराइल रुक गया। इसका कारण ये था कि एक तो सब लोग समझ गए थे ये नेतन्याहू का दांवपेच है। नंबर 2, अमेरिका के अंदर बहुत सारा प्रेशर बना, बाइडेन को अपनी एक लिबरल इमेज मेंटेन करनी थी। और दूसरा है कि अरब मुल्क, मुस्लिम मुल्क और पूरे दुनिया के मुल्कों की तरफ से काफी प्रेशर गया बाइडेन पे, ये रोको क्या हो रहा है। और तीसरी बात कि जब नेतन्याहू को लैंड इन्वेजन करना ही नहीं था, टैंक और अपनी आर्मी नहीं भेजनी थी, तो सिर्फ मिसाइल मार मार के आप ज्यादा कुछ नहीं हासिल कर पाते। और इस बार 2 मीडिया की बिल्डिंग गिराकर जो बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती की है नेतन्याहू ने, कि CNN जैसे चैनल, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार जो उनके साइड वाले हैं, उन्होंने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। तो एक परिवर्तन स्लोली वहां की मीडिया में भी गुंजाइश है
जैसे आज न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे जितने 61 पैलेस्टीन बच्चे मरे सबके फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे। स्टीफन वॉल्ट जिसने किताब लिखी थी एक्सपोजिंग द इजराइल लॉबी, आज उसने बोला कि भैया बहुत हो गया, इजराइल एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अमेरिका को उसका नुकसान ही हो रहा है, कोई गेन नहीं हो रहा हमारा। तो ये सब आवाजें खुलने लग चुकी है अमेरिका के अंदर। और अगर ये समझ में आएगा कि जिस कारण से इजराइल को पाल के रखा था हमारा पहरेदारी करने के लिए, अगर उसकी औकात ही नहीं अभी पहरेदारी करने की, और हमारे इन्वेस्टमेंट का जहां तक रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में बहुत चीजें बदलने वाली है। सीआईए ने तो 10 साल पहले बोल दिया था कि ये 20 साल की कहानी होगी, इजराइल उसके बाद रहे ना रहे, उसका तो वोट 20 साल पहले तो सीआईए ने बोल दिया था। सो द पॉइंट इज के ये 11 दिन के वॉर के बाद इजराइल हैज बीन एक्सपोज्ड बैडली एज अ मिलिट्री पावर। और वो हम लोग देख ले कि लगातार सन 2000 से जब उसको लेबनान से निकलना पड़ा, गाजा पट्टी से 2003 और 5 के अंदर उनको निकलना पड़ा, 2006 में हिजबुल्लाह के सामने आ रहे, 2008, 12, 14 3 बड़ी जंग हुई, तब से हमास और वो फोर्स पहले से ज्यादा ताकतवर है। 20 लाख की आबादी लड़ रही है, खड़ी हो रही है एक बड़ा कॉन्सेंट्रेशन कैंप है। और ये 56 दिन की जंग 2005 में वो नहीं कर पाए जो 11 दिन की जंग ने कर लिया। ओके ओके। तो होती, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार हमास ने इसका इनिशिएशन किया था। ओके, गाजा ने बोला मैं जेरूसलम को डिफेंड करूंगा, ये मेरे फिलिस्तीनी लोग हैं, हम फिलिस्तीन के लोग एक साथ हैं और हम इसको डिफेंड करेंगे। वो बहुत बड़ी बात हो गई थी। और इसमें क्लियर कट हम लोग आए, और खास करके मैं भारत के लोग को कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। हाँ। एक तो क्या फिरोज भाई हम इंडिया पे हमारी आजादी की लड़ाई, जैसे मैं खाली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ इधर, कि जैसे भारत में आजादी के आंदोलन में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का रास्ता था और गांधी जी का रास्ता था, वैसे ये रियलिटी हर आजादी के आंदोलन के लिए है। क्या इनको रॉकेट चलाने की इजाजत है? यस, इंटरनेशनल लॉ इनको अपनी डिफेंड करने के लिए, ऑक्यूपेशन को खत्म करने के लिए 1982 में यूएन रेजोल्यूशन पास करवा गया था कि फिलिस्तीन को हर रास्ता खुला है अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए। और वही नेल्सन मंडेला ने किया था साउथ अफ्रीका में। वो रियलिटी है सबके लिए। दूसरी बात कि कैन इजराइल डिफेंड इटसेल्फ, ये बाइडेन बोल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं इजराइल हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, नॉट अंडर आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 बोलता है कि दो देशों में जंग होता है, ईरान और इजराइल के बीच में, वो तो मैं मानता हूँ, इजराइल बोलता है राइट टू डिफेंड माई सेल्फ, मगर डज इट हैव द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ जिसको इसने ऑक्यूपाई किया है, जिस देश का कब्जा किया है? नो, इजराइल हैज नो राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, इजराइल हैज नो राइट टू अटैक जिसको अपने अटैक जिसको कब्जा किया, जिसकी जमीन को, आपका अधिकार ही नहीं बनता उनको मारने का। अंग्रेजों का अधिकार ही नहीं था हम पे हमला करने का, हमारा अधिकार था उनको रेजिस्ट करने का। जी फिरोज भाई, प्रश्न बहुत से हैं आपसे करने के, बट लेकिन चूंकि टाइम का शॉर्टेज है, एक दो प्रश्न करके हम अपनी बात खत्म करेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं मैं कि अभी इस जंग का परिणाम जो कुछ भी हुआ है, दोनों तरफ तबाही हुई है, गाजा में बहुत ज्यादा तबाही है, बहुत बहुत नुकसान हुए हैं। इसका नवनिर्माण के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे होगा ये? नो, आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तुरंत एक्शन ले लिया है। मैं मानता हूँ कि लोग बहुत मरे हैं, ज्यादा करके फिलिस्तीनी लोग मरे हैं, सिविलियन मौत और बच्चों की जो संख्या, क्योंकि बच्चों की बहुत बड़ी आबादी है गाजा में और अनाथ बच्चे बहुत है गाजा में। ओके, और बहुत बुरे परिस्थिति में, क्योंकि 20 लाख लोग को आपने चारों जगह से कैद करके रखा है, और सैनिटेशन, पानी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरे हाल है। और आपको तो पता है हम लोग गाजा जा चुके हैं। उसके साथ जो दूसरी बात आती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने और वहां के आस पड़ोस के मुल्कों ने तुरंत एक्शन लिया है। यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से 8 पोस्टें लग चुकी है, और मैं मानता हूँ कि रिकंस्ट्रक्शन तो होगा, मगर ये हर 5-10 साल की कहानी है कि आप बिल्डिंग बना हुआ के तोड़ेगा, तो इसका तो कहीं ना कहीं आप अंत लाना पड़ेगा। एक न्यूज ये आई थी उसी पीरियड में जब सीज फायर का ऐलान हुआ था कि पाकिस्तान और टर्की ने उर्दन के एयरबेस को यूज करते हुए इजराइल पर अटैक करने का प्लान कर लिया था। ये न्यूज जैसे ही जो बाइडेन को अमेरिका को पहुंची, अमेरिका ने फौरन ये जंगबंदी करवा दी। आपको क्या लग रहा है, ये न्यूज सही हो सकती है? मेरा बोलना है बहुत सिंपल बात है। पहले एर्दोगान एक काम करे कि मावी मारवारा के शिप पे जो 2010 30-31 मई को हमला हुआ था, वो वापस वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वो मुद्दे को लेके जाए। वो नहीं कर रहा है। एर्दोगान के बेटे के इजराइल के साथ गहरे बिजनेस के संबंध है, वो आप गूगल करके देख लीजिए।
सीरिया में से जो आईसिस तेल चोरी कर रहा था और आईसिस के बेस तुर्की में है, आज भी है, वहां से वो स्मगल करके इराक और सीरिया का तेल स्मगल करके वो यूरोप भी जाता था और तुर्की से इजराइल भी आता था। तो पहले आप लोग को समझना होगा कि एर्दोगान मोदी जैसे बोल बचन है, बोलता कुछ है और करता और कुछ है। दूसरा कदम तुरंत एर्दोगान को उठाना चाहिए कि वो तुरंत इजराइल की एम्बेसी को बंद करे तुर्की में। मॉरिशस जैसे छोटे कंट्री ने या मालदीव्स ने एक छोटे देश ने जाके इजराइल के साथ अपने पॉलिटिकल नाते रिश्ते तोड़ दिए हैं। एर्दोगान जो अपने आप को खलीफा मानता है वो पहले इतना तो काम करे। तो जो लोग मानते हैं कि एर्दोगान का एक बहुत पॉजिटिव रोल है उसमें, उसका लिप सर्विस के अलावा, डायलॉग बाजी के अलावा और कोई खास रोल नहीं है। इसलिए इस्माइल हानिये ने ना पाकिस्तान का नाम लिया ना तुर्की का नाम लिया। इस्माइल हानिये ने इजिप्ट, कतर और ईरान का नाम लिया। और आप समझ लीजिए कि सीरिया पे हमले का बहुत बड़ा कारण था क्योंकि हमास वहां रहकर और सभी फिलिस्तीनी जो थे वहां उनको इक्वल राइट से सीरिया में सबसे अच्छे अधिकार है तो सीरिया में थे और उनको वहां पढ़ा मिलती थी, पूरा ट्रेनिंग वहां होता था। वो भी एक बहुत बड़ा कारण था सीरिया में। जी फिरोज भाई, एक सेकंड लास्ट प्रश्न। ये जो अभी जो सिचुएशन है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, इसके बाद क्या आगे आप क्या देख रहे हैं? आपको क्या महसूस होता है आगे क्या होगा? मैं मानता हूं कि वी आर विटनेसिंग द एंड गेम फॉर इजराइल। जैसे साउथ अफ्रीकन अपार्टाइड स्टेट कोलैप्स हो गया था, वैसे ही इजराइल का जो फाउंडिंग आइडियोलॉजी है ज़ायनिज्म और अपार्टाइड, ये अभी कोलैप्स मोड में आ चुका है। क्योंकि जो उठाव इजराइल के अंदर हुआ वो फिलिस्तीनी जनता बोल रही कि हमको अगर इक्वल सिटीजनशिप राइट्स नहीं मिलेंगे तो ये जिल्लत की जिंदगी हम लोग सहने के लिए तैयार नहीं। ये इजराइल के अंदर हुआ है। 1936-39 के बाद पहली बार उठाव इजराइल के अंदर फिलिस्तीनों किया है। तो इजराइल की जो आइडियोलॉजी है ज़ायनिज्म, विच इज अ सुप्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, कि जूज आर द चोजन पीपल, दूसरे लोग आप कीड़े मकोड़े तक रहो, जैसे यहाँ मनुवाद की बात होती है, जैसे वहाबिज्म की बात होती है कि वही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी के मुसलमानों की वो गिनती भी नहीं करते। सो द पॉइंट इज कि ये जो धार्मिक, इसलिए ये कोई फॉल्ट लाइन नहीं है, मतलब ये कि आज सऊदी, इजराइल और ये सब जो फोर्सेज और हिंदुत्व फोर्सेज सब साथ में आए हैं, इसलिए बार बार यूएई भागता रहता है मोदी। ये सब बातें हमको समझनी बहुत जरूरी है। ओके, तो पॉइंट इज कि जिस प्रकार से साउथ अफ्रीकन अपार्टाइड स्टेट कोलैप्स हुआ, इजराइल का कोलैप्स आइडियोलॉजिकली शुरू हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आज भी इजराइल चाहता है तो 2 स्टेट सॉल्यूशन एक वीक के अंदर हो जाएगा। क्योंकि हमास से लेकर फतह ने तो 88 में मान लिया था, हमास ने बोल दिया। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे यही करने वाला था कि इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या ओस्लो अकॉर्ड के तहत आपका सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन जुड़ा है? हाँ, आपका सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन जुड़ा ही है बेसिकली। जुड़ाइए। पॉइंट इसकी सॉल्यूशन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। 88 में पूरे के पूरे पीएलओ ने मान्यता दे दी थी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन 1967। इससे बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्या होता है कि ये 78% लैंड अपने उनको दे दी और आपका जो 22% है आपने बोला चलो मैं फिलिस्तीन उस पर मान देता हूँ। ओके, उसको भी इजराइल स्वीकार नहीं कर रहा है क्योंकि वो सेटलमेंट बनाते जा रहा है, उसका कभी नियत था ही नहीं। ठीक है, 2002 में अरब पीस प्लान दिया, सऊदी ने एक प्रपोजल रखा कि जितने अरब मुल्क है वो तैयार है आपसे बात करने के लिए, समझौता करने के लिए, मगर आप फिलिस्तीन की आजादी को ये मान्यता दे दो 67 का। इजराइल ने उसको भी ठुकरा दिया। हमास ने हाँ बोल दिया, बाइडेन की सरकार आई तो लोग का जॉइंट लेटर है, हमास ने बोल दिया हम लोग भी 67 के बॉर्डर तैयार है। तो और क्या करे फिलिस्तीन? तो ये क्लियर है कि इसका सॉल्यूशन मैं मानता हूं कि वो रेजिस्टेंस है, चाहे वो अहिंसक हो, गांधी जी का रास्ता है, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह का रास्ता हो, उसी तरीके से आंदोलन आगे बढ़ने वाला है। मगर मैं आपको बता रहा हूं और ये इजराइल समझ ले कि अगर अक्सा मस्जिद को ये लोग ने तोड़ा है, और आपको ये बात पता है आजम भाई कि मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सकरा के नीचे पूरी मिट्टी ये लोग ने बहुत पहले निकाल दी है। वो हैकले सुलेमानी के लिए ढूंढ रहे, कुछ मिल नहीं रहा है। ये पूरा अयोध्या का रिपीट हो रहा है और हैकले सुलेमानी का कोई उनको यहाँ कोई सबूत नहीं मिला है। मगर प्रॉब्लम है कि पूरे हरम शरीफ के नीचे की मिट्टी, पूरा फाउंडेशन निकल चुका है, खाली पिलर है उसके। ये 99 में मैं इसका वीडियो में रमाना में जाके देख चुका हूँ। पॉइंट इज के ये दोनों मस्जिदों की बुनियाद बहुत वीक हो चुकी है और इजराइल रोज कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई कारण से कोई एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए और ये दोनों मस्जिदें गिराई जाए। अगर ये मस्जिद गिरती है तो ये रीजनल वॉर नहीं है, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। आप समझ लीजिए, दुनिया के सभी मुल्क खींचे जाएंगे इसमें और उसके बाद जो उसका परिणाम होना है। और मैं मानता हूं कि उसके बाद फिर से एक हिस्टोरिक पैलेस्टाइन ही खड़ा होगा और यहाँ पहले से जैसे यहाँ के यहूदी
क्रिश्चियन और मुस्लिम पहले एक साथ जीते थे एक राष्ट्र में एज इक्वल सिटीजन्स, वैसे ही उसी दिशा में जा रहा है। आइदर वो पीसफुली हो जाए या फिर वो जंग के माध्यम हो, वो इजराइल को तय करना है। इस पूरे सिनेरियो में भारत ने अपना जो रुख अपनाया है, भारत ने जो अपना जो स्टेप लिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे फिरोज भाई? क्या ये सही लिया है? बेसिकली मोदी सरकार से पहला जो उन्होंने जो कहा हमारे एम्बेसडर ने वहाँ, वो थोड़ा बैलेंस था। मैं मानता हूँ कि 55% उनके फेवर में, 40 पैलेस्टाइन के फेवर में, मगर फिर भी चलो हो गया था। मगर कल जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो सुनवाई हुई कि ये जंग को लेकर एक इन्वेस्टिगेशन हो, उस पर इंडिया ने एब्सटेन किया है, पैलेस्टाइन के साथ वो खड़ा नहीं हुआ। ये शर्म की बात है। ह्यूमन राइट्स के सवाल पे भी अगर, और वो जब ह्यूमन राइट्स के सवाल पे ये सरकार के, हमारे हाल इस देश में हम लोग क्या जानते हैं, तो वहां वो वोट करके कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरी मैं बात करूंगा जनता के स्तर पर, कि पहली बार इंडिया में ये मामला भी इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला बन गया है। क्योंकि एक जगह पे इंडिया स्टैंड विद पैलेस्टाइन, हम जैसे लोग और सेक्युलर और जो अधिकांश जनता है वो है, मगर जो हिंदुत्व लॉबी है वो इंडिया स्टैंड विद इजराइल का उनका चला रही थी। तो पैलेस्टाइन का सवाल अभी इंटरनल सोशो पॉलिटिकल इशू बन चुका है। ये दूर का कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मुद्दा रहा नहीं, ना कभी था। ओके, इसलिए पिछले कुछ 15 दिनों में इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडिटी फोरम के तरफ से हम लोग ने पहली बार भारत के किसान आंदोलनों से एक वेबिनार करके बड़े बड़े किसान नेताओं का सपोर्ट पैलेस्टाइन के लिए करवाया है। 2 बड़े वेबिनार हो चुके हैं मजदूर संगठनों के साथ। मजदूर संगठन तो पहले से तो उनकी स्पष्ट भूमिका थी, किसान संगठनों की बहुत स्पष्ट भूमिका है। और आजम भाई, अभी के टाइम पे हमारी जरूरत है जो बड़े बड़े सेक्युलर खेमे देश के, उनके साथ तालमेल करके हम उनको सड़कों पे हमारे साथ कैसे उतारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉकडाउन के बाद शायद उसकी संभावना होगी। मगर इस बार मैंने देखा कि पहले से ज्यादा इंडिया में पैलेस्टाइन के लिए सपोर्ट है। एक तबका है जो उधर है, क्योंकि उनके बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। गुजरात में मोदी ने मारा तो मोदी अच्छा है, नेतन्याहू मुसलमानों को इजराइल में पैलेस्टाइन में मारा तो अच्छा है। उसके ज्यादा ये लोग की कुछ समझ तो है नहीं इस इशू के बारे में। ठीक है, नहीं समझ पाते। तो हाँ, तो पॉइंट इज के उनके लिए मेरे बहुत सिंपल सवाल है कि आपको पता है कि इजराइल एक कॉलोनियल इंपीरियल कंस्ट्रक्ट है, कि अंग्रेजों ने उस देश को बनाया है। क्या आप उसको स्वीकार करते कि इजराइल, जैसे भारत को धर्म के बुनियाद पे बांटा गया, एक मुस्लिम और वो हिंदू लाइंस पे, वैसे इजराइल को धर्म के बुनियाद पे बांटा गया है। क्या आप साम्राज्यवाद को सपोर्ट करते हैं इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में? क्या आप जानते कि इजराइल एक अपार्टाइड स्टेट है? अगर ये सब आप जानते हुए भी उनको सपोर्ट करोगे तो फिर मुस्लिम रफ्तर के अलावा आपकी कोई समझ नहीं इस इशू को लेकर, और वही प्रॉब्लम है। मैं मानता हूं कि अगर हम लोग जरा प्रेम से उनके साथ बात करके उनको समझाया जाएगा। मेरे साथ फेसबुक पे कुछ हिंदुत्ववादी दोस्त है जो मेरे साथ इस पे वार्तालाप कर रहे हैं, और वो मैं स्लोली उनके चेन देख रहा हूँ, उनकी किताबों के नाम दे रहा हूँ, उनको आर्टिकल्स के नाम दे रहा हूँ। मैं बोल रहा कोई भी मुसलमान का नाम नहीं दूंगा भाई, सबके सब यहूदी उन्हीं का पढ़ लो और समझ लो वो क्या बोल रहे हैं। तो बदलाव आ सकता है, मगर बहुत सारे स्तर पर हमको एक काम करना पड़ेगा। जी ओके। तो बहुत धन्यवाद हमारे फिरोज भाई। तो दोस्तों, ये थे फिरोज मीठी बोरवाला साहब, जिनकी फ़लस्तीन और इजराइल, यहाँ की पॉलिटिक्स पर, यहाँ की सिचुएशन पर बहुत अच्छी निगाह है, बहुत शानदार पकड़ रखते हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया में, भारत में फ़लस्तीन और के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई सबसे जो नाम आएगा, तो आई थिंक पहली लिस्ट में जो लिस्ट बनेगी सबसे ऊपर जो है फिरोज मीठी बोरवाला जी का भी नाम रहेगा। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर द लवली प्रोग्राम। और फिरोज भाई, आप हमारे साथ ज्वाइन हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।